Hello, good evening, all of you. हाँ तो हाँ आवाज़ आ रही है। ठीक है। एक मिनट बच्चे। हाँ तो बच्चे हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने एपी का दूसरा पार्ट था हमारा, उसमें हमने सीखा था कि सम ऑफ एन नंबर्स या कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसका सम कैसे निकालते हैं ना। तो बेसिकली हमने लास्ट क्लास पे सीखा था एस एन का फॉर्मूला, जो कि था n/2 प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसी पे हमने क्वेश्चन किए थे, एक दो क्वेश्चन भी किए थे और शायद an के क्वेश्चन हमने ज़्यादा किए थे। ठीक है, तो वो nth टर्म की बात थी पहली क्लास में, फिर एस एन की बात हुई। ठीक है, दो मेन फॉर्मूले थे इस पर। अब हम इस क्लास में बेटा ये देखेंगे कि हमारा जो इन दो फॉर्मूले से मिल के भी एक फॉर्मूला बनता है जो दोनों को शॉर्टकट कर देता है। मतलब जो सम का फॉर्मूला होता है, ये पहले वाले फॉर्मूले से अगर इसको हम रिलेट कर लेते हैं तो ये थोड़ा छोटा हो जाता है ना। ये क्या होता है, थोड़ा छोटा हो जाता है। जैसे हमने ए एन का पढ़ा था बच्चे, ए एन का क्या होता था, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमने ए एन का पढ़ा था। ठीक है, ये nth टर्म का था। फिर हमने पढ़ा सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ n टर्म्स का हमने पढ़ा n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब कोई क्वेश्चन में बेटा ऐसा आता है कि जिसमें आपको a पता चल गया, ठीक है, a पता चल गया, ठीक है, an भी पता चल गया। a पता चल गया मतलब फर्स्ट टर्म पता चल गई, और an पता चल गया, लास्ट टर्म पता चल गई। ठीक है, अब ऐसा है कि उस क्वेश्चन में हमें क्या है कि जो और चीज़ें हैं जैसे d है और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम कहाँ पे इस क्वेश्चन पे रख के निकाल लेंगे, ए एन या जो भी है। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमारा इन दोनों फार्मूले को मिला के एक तीसरा फार्मूला बन सकता है जो क्या है, एस एन को शॉर्टकट हो जाएगा एस एन का। जैसे इसको ऐसे देखते हैं, थोड़ा इसको मतलब ऐसे करना है कि जैसे ये ए एन है, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एस एन का क्या है, n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एक चीज़ ये कॉमन आ रही है कि ए एन और एस एन इन दोनों के फॉर्मूले पे जो इतना पार्ट है ये ए एन का ही तो है, ये पार्ट जो है वो ए एन का ही तो है। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा हो कि हमें ये इतना पूरा बड़ा ना करना हो, हमारे पास फर्स्ट टर्म दी हो, हमारे पास लास्ट टर्म दी हो और हमारे पास n दिया हो, मतलब हमारे पास a दिया हो, हमारे पास an दिया हो, हमारे पास n दिया हो, ये तीन चीज़ बच्चे दी हो और बोला हो कि सम ऑफ n टर्म निकालो या जितने भी टर्म है उनका सम निकालो, तब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? तब उसके लिए एक फॉर्मूला बनता है एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। अब ये a प्लस ए एन कहाँ से आया? ठीक है, तो इसके लिए हम सम वाले फॉर्मूले में ही जाएंगे। ये हमने किसका फॉर्मूला लिखा है, ये हमने सम का ही फॉर्मूला लिखा है। तो इसके लिए जब हम सम के फॉर्मूले में गए तो हमने देखा कि क्या था, n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी था। तो इतना पार्ट, अगर इस फॉर्मूले का इतना पार्ट जो है अगर हम हटा दें तो ये ए एन बन रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया ए एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी को हमने मान लिया ए एन। ठीक है, लेकिन क्या है, 2a है, 2a है ना, तो 2a की जगह a के और आ गया यहाँ पे, तो a प्लस ए एन, मतलब 2a का यहाँ पे अगर इसको और इसमें जो a आएगा, इस फॉर्मूले में जो a आएगा उसको ऐड कर दे तो 2a नहीं बन जाएगा। तो वही चीज़ बन रही है ना। बट क्वेश्चन मान लो ऐसा आ जाए कि जिसमें d ना दिया हो, सिर्फ ये दिया हो कि फर्स्ट टर्म क्या है और लास्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म ये है और लास्ट टर्म ये है और नंबर ऑफ टर्म्स ये हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो फॉर्मूला ये वाला लगाओगे। लेकिन अगर सब कुछ दिया है, डी भी दिया है, ए भी दिया है, एन भी दिया है, तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें कॉमन सेंस की हैं कि मतलब कैसे करना है, तो ये देख लो मतलब अच्छे से ये चीज़ें कि ये फॉर्मूला ये वाला कैसे बन गया। ये फॉर्मूला ज़्यादातर वहीं लगेगा जब आपको फर्स्ट टर्म पता हो, जब आपको लास्ट टर्म पता हो और क्या पता हो, नंबर ऑफ टर्म पता हो। तीन चीज़ें पता हो तो आप एस एन निकालना है, तो एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 a प्लस ए एन। समझे?
तो ये चीज़ है, 3 फॉर्मूले आपके हो गए। मेन तो ये 2 हैं, अगर ये नहीं भी याद रहता है ठीक है, मैंने माना ये आपको नहीं याद है, ठीक है। अब ए और ए एन दिया है, आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है, छोड़ो इसको, हटाओ, ठीक है। अब ए और ए एन दिया है, एन दिया है, आपको एस एन पूछा है, तो जब ए एन बच्चे यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे रख दो, पहला वाला फॉर्मूला पहले यूज़ करो, फिर ये फॉर्मूला यूज़ करो, फिर 2 इक्वेशन हो जाएंगी, 2 अननोन हो जाएंगे, फिर वो मतलब थोड़ा लेंदी हो जाएगा। बट ये वाला अगर याद रहेगा तो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। जैसे करते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन उठाते हैं कोई। अब इस क्वेश्चन में है व्हाट इज द सम what is the sum of all 3-digit number that leaves remainder 2 when divided by 3, ठीक है। हाँ, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो पहले, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ, कैसे क्या हो सकता है, तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बच्चे क्या है, व्हाट इज़ द सम, व्हाट इज़ द सम मतलब सम पूछा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक की बात पता चल गई। ऑफ ऑल 3-digit नंबर, सारे 3-digit नंबर का सम पूछा हुआ है। दैट लीव्स रिमाइंडर 2, जो कि रिमाइंडर 2 बचे जब हम व्हेन डिवाइडेड बाई 3। तो इसमें क्या है, मतलब लैंग्वेज समझनी है कि जब हमें सम निकालना है ऐसे 3-digit नंबर का, जिनको जब हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, ठीक है। मतलब हम 3 से जब किसी 3-digit नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 बच रहा है। ऐसे जितने नंबर है उनका हमें सम पूछा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा जैसे व्हाट इज़ द सम ऑफ 3-digit यहाँ तक पढ़ा तो ये समझ में आ गया, 3-digit की बात हो रही है। नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर 2 यहाँ तक पढ़ा तो एक चीज़ ये समझ में आई कि रिमाइंडर 2 बच रहा है। और जब यहाँ तक हमने पढ़ा तो समझ में आएगा कि डिवाइड किससे किया जा रहा है, 3 से किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन का थोड़ा पोस्टमॉर्टम टाइप का हो गया है कि पूरा मतलब फिर भी दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है, ये देखते हैं। ठीक है, सोल्यूशन ये होगा बेटा कि इसमें क्या है, सम पूछा है और तो पहले हम एपी बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब एपी बनाने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए, ए एन पता होना, काफ़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या क्या पता कर सकते हैं जिससे हम सम निकाल लें, ठीक है। व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल 3-digit नंबर, पहली चीज़ है कि 3-digit का ही नंबर है, तो 3 digit स्टार्ट कहाँ से होती है, 101 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक है, 999 तक है। बट हमें क्या चाहिए, कंडीशन क्या है कि दैट लीव्स रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाई 3। अब हम इसको चेक करते हैं कि हम इसको जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो अगर हम 101 डिवाइड बाई 3, 3 3 जा 9, 1 3 3 जा 9, आई थिंक मुझे लग रहा है 2 आ रहा है। पहला ही हमारा सही हो गया कि 101 हमने एट रैंडम, मतलब एट रैंडम नहीं, पहला नंबर ये, सॉरी 3-digit नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर। हाँ, तो 100 को भी चेक कर सकते हैं, 100 से बेटा स्टार्ट होगा, ठीक है, 100 से, ठीक है। 3-digit का पहला नंबर है 100, ठीक है। तो 100 को देखा, 100 जब 3 से डिवाइड किए, 100 इधर डिवाइड करके देख लो 3 से, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या बच रहा है 1, तो ये नहीं होगा, ठीक है, 100 नहीं होगा। अब 100 के बाद आता है 101, 101 को जब हमने चेक किया तो क्या हो गया, 2 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब जो कंडीशन बोल रहा था कि रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, इसमें क्या है, 2 ही बच रहा है। तो पहला नंबर हमारा ए हो जाएगा, हमें मिल गया 101, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि अब 102 को चेक करें ठीक है। तो जब 102 को चेक करेंगे, 102 को चेक करेंगे, ठीक है, तो 3 3 को 9, 1
3 चको 12, ये तो चला गया पूरा, ठीक है, ये चला गया पूरा। तो 102 क्या है, नहीं होगा। अब 103 पे गए, तो 103 पे जब हम गए 103 को 3 से डिवाइड को, 3 3 जा 9, 13, 3 चको 12, एक बचा। फिर क्या किया, 104 पे जाएंगे, 104 पे चेक किया, ठीक है, 104 पे चेक करना है ना। तो 104 पे कैसे चेक होगा, 3 3 जा 9, 14, 3 चको 12, बचा क्या 2। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जब 104 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो बच क्या रहा है, 2 रिमाइंडर। तो ए ये हो गया था। नेक्स्ट टर्म, अगर इसके बाद वाली टर्म निकालेंगे, मान लो इसको ए, तो A2 जो होगी वो क्या हो जाएगी तुम्हारी, A2 जो हो जाएगी 104 हो जाएगी ना। 3 देखो 9 और 3 चौको 12, 2 यहाँ बच गया। तो ये आप मन ऐसे भी कर सकते थे बिना ये पेन पेंसिल को उठाए, लेकिन समझाना था तो ऐसे करना पड़ा, ठीक है। तो 104 हो गया। अब अगर अगला टर्म निकालोगे तो ये चीज़ थोड़ा कॉमन सेंस होनी चाहिए कि पैटर्न वही चलेगा आगे। अगर यहाँ पे 101 है, यहाँ पे 104 है, तो यहाँ पे आएगा वो 107 ही आएगा। करके देख लो, 107, 3 3 जा 9, 3 5 15, बचा क्या 2। तो दो डिफरेंस, मतलब 2 रिमाइंडर चाहिए था, 2 आ रहा है 107 में। अब ये कैसे हुआ कि सर ये मतलब डायरेक्ट लिख रहे हो, ये डायरेक्ट नहीं है, ये ऐसे भी पैटर्न है जैसे 3 से जो चीज़ डिवाइड हो रही है पूरी तरह, वो भी 3 3 छोड़ के आएंगी। तो जब 3 से जो चीज़ पूरी तरह डिवाइड हो रही वो 3 3 छोड़ के आ रही, तो जो 3 से 2 रिमाइंडर दे रही है नीचे, वो भी तो 3 3 छोड़ के ही आएगी। स्पेस तो उतना ही रहेगा ना। तो डी जो है हमेशा ज़्यादातर 3 ही रहेगा अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 2 रिमाइंडर बोलेगा तब भी वही चीज़ आएगी सबके में। अगर 3 रिमाइंडर बोलेगा कि 3 बचना चाहिए, या 3 तो बचेगा ही नहीं, सॉरी, चला जाएगा। तो मतलब एक चीज़ पैटर्न बन जाता है तुरंत। तो ये चीज़ें जब जितना क्वेश्चन लगाओगे ये चीज़ें उतना दिमाग पे बनती चली जाएंगी, समझे। मेन मैथ में यही है, जितना क्वेश्चन लगाओगे चीज़ें उतनी क्लियर होंगी। मैं चाहे जैसे आपको समझा दूँ उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ यहाँ से हमें डी निकल आया। डी कितना निकल आया, 104 माइनस 101, तो आ गया डी 3। अब हमें क्या पता चल गया, ए पता चल गया, डी पता चल गया, और निकालना क्या है, एस एन निकालना है। अभी एन नहीं पता बच्चे, ठीक है, एन नहीं पता है। तो एक बार सही से लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमें क्या क्या पता चल गया, ए पता चल गया है 10 क्या था 1, डी पता चल गया है 0 3, और एस एन हमें पता ही करना है। तो एस एन में और क्या यूज़ होता है, एन का यूज़ होता है। एन हमें नहीं पता, तो एन कैसे पता चलेगा, हमें ए एन तो पता है ना। ए एन कैसे पता है, कि हमें ये तो पता है कि कहाँ तक जा सकते हैं, 9 तक जा सकते हैं। लेकिन अगर 9 को हम चेक करते हैं 3 से, 3 3 जा, तो इसमें तो आई थिंक रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। नॉर्मल दिख ही रहा है यहाँ पे कि रिमाइंडर नहीं बच रहा। तो हम इसके एक पहले वाली संख्या लेते हैं 9 9 8। अब इसको करके देखते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, तो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो 998 हो जाएगी आपकी लास्ट संख्या, मतलब ए एन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 998। अब इतनी चीज़ें पता चल गई बच्चे। तो जब ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, तो हम एन यहाँ से निकाल सकते हैं ना, ए एन वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, एन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे रख देंगे 998 इज इक्वल्स टू 101 प्लस n माइनस 1 इंटू 03। अब इससे जब तुम सॉल्व करोगे बच्चे, तो n तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से तुम्हारा n आ जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें n भी पता चल गया। मैं इसे सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, चलो ये वाला कर देता हूँ, 101, ठीक है। 998 माइनस 101, 8 में से 1 गए 7, 9 में से 1 गए 8, ठीक है। अब क्या था इधर जो था वो जो था 3n माइनस 3, ठीक है। तो 3n माइनस 3 इधर आएगा, 897 प्लस 3 हो जाएगा तो 900 हो जाएगा। तो n की वैल्यू जो आ जाएगी वो 300 आ जाएगी, ठीक है। n की वैल्यू 300 आ जाएगी, 897 प्लस 3 हो जाएगा 900, 903 3, ठीक है। n की वैल्यू क्या आ गई 300 आ गई। अब n भी पता चल गया कितना है 300 है। अब सब कुछ बच्चे पता है तुम्हें, ये सब कुछ पता है। लेकिन अब तुम जब एस एन में जाओगे, सम निकालना है तुम्हें, एस वाले फॉर्मूले में जाओगे तो तुम कौन सा फॉर्मूला रखोगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रखोगे, या एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन रखोगे। हाँ,
कौन सा रखोगे? तो तुम अगर थोड़ा सा भी यूज़ कर रहे हो इसका तो तुम ध्यान करोगे कि तुम्हें ए पता है, तुम्हें ए एन पता है, तो तुम इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों लगाओ n/2 2a + n-1 × d, क्योंकि वो तो काम तुम यहाँ पे कर चुके हो ना n निकालने के लिए। तो तुम सीधा रखोगे n/2 a + an। क्या लिखोगे यहाँ पे? n/2 a + an। तो देखो जो मैंने बताया था ये फॉर्मूला जो बताने का मतलब था वो यही था कि इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा जिसमें ए एन का फॉर्मूला आप एक बार यूज़ कर चुके हो भले एन निकालने के लिए, क्योंकि ए एन का फॉर्मूला ज़्यादातर यूज़ होगा एन निकालने के लिए ही। अगर सम आपसे पूछा है तो उसके पहले सम निकालने से पहले वो ए एन का फॉर्मूला यूज़ करवाएगा ही करवाएगा आपसे, ठीक है, क्योंकि एन निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा नहीं दे देगा कि एक एक चीज़ सब कुछ दे दे, एन आपको निकालना पड़ेगा। तो वो जो एन निकलेगा वो ए एन के फॉर्मूले से निकलेगा। लेकिन जब वो एन निकल आएगा उसके बाद दोबारा से जब एस एन का फॉर्मूला लगाओगे तब पूरा लगाने की जरूरत नहीं है कि n/2 2a + n-1 × d। तब क्या करना है? तब n/2 a + an लगाना है सिर्फ, ठीक है। तो इतनी ये कहानी जो थी इसके पीछे वो यही थी पूरी की ए एन एस एन और एस एन का जो दूसरा वाला मामला है इसका यूज़ क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, पूरी कहानी बताने का ये मतलब था इस क्वेश्चन से। दोनों चीज़ मतलब दोनों फॉर्मूले प्लस जो तीसरा वाला बताया था उसका फ़ायदा क्या है इसमें वो पता चल गया ना, कि मतलब ये जो फॉर्मूला बताया था इसका क्या यूज़ है। क्योंकि अगर यहाँ पे फिर से लगाओगे तुम n/2 2a + n-1 × d पूरा लगाओगे तो वो तो यही चीज़ आ जाएगी ना, उसका क्या मतलब दोबारा से लिखने का। सीधा जब a पता है a n पता है लगा दो n/2 a + an, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन सुपर टेट का ही है, ठीक है। तो जहाँ पे ज़्यादातर जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ ज़्यादा टीचिंग लेवल के ही होते हैं, जो टीचिंग के MP टेट, स्टेट, टेट और अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम्स में आते हैं, ज़्यादातर टीचिंग के एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो अपने हिसाब से इसे देखो, यूज़ करो, कहाँ तुम यूज़ कर सकते हो ये चीज़ें, और क्वेश्चन तो करते ही रहना है तुम्हें, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन और उठाते हैं, एक कॉन्सेप्ट इसमें और रह गया कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, तो उसको भी बता देते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन लिखते हैं। हाँ, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स पहले थोड़ा सा जान लो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती क्या है। जैसे कोई भी चीज़ कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार या निरंतर, ठीक है। जैसे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दी होंगी तो जैसे जो एक है 1 तो अगली 2 3 ऐसे एक पैटर्न में चलेगा। जैसे डी होगा वो कॉमन होगा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। जैसे एक है 1, एक है 1 + 1, एक है 1 + 1 + 1, तो ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, ठीक है। इसको ही हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म। ज़्यादा इसका नहीं मतलब बताऊंगा, इसका मतलब क्वेश्चन में क्या है वो चीज़ देखना, वहाँ से डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैथ में सिर्फ मीनिंग रट लेने से नहीं होगा ना, क्वेश्चन में उसका क्या मतलब है वहाँ से सीखोगे तो ज़्यादा मजा आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, ठीक है बच्चे। इफ़ सम ऑफ 3 consecutive terms of an increasing AP is 51 and the product of the first and third of these terms is 273, then third term is। आधे बोर्ड में तो क्वेश्चन ही आ गया ना, तो यार बोर्ड मेरा थोड़ा छोटा है यार, थोड़ा एडजस्ट कर लो, ठीक है। अभी मैं अमीर नहीं हूँ, ठीक है, छोटे बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो क्या था? हाँ, इफ़ सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ये आया एक टर्म 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 3 लगातार जो संख्याएं हैं उनका जो सम है। जैसे
2 + 3 + 5, इनका जो सम है वो दिया हुआ है। बट हम ये नहीं कह सकते ना कि वो 2 है कि 3 है कि 5 है, इन्होंने बोला है 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सम है, तो कोई हम ऐसे कांस्टेंट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम वेरिएबल लेंगे, उसके लिए वेरिएबल क्या लेंगे, उसके लिए हम वेरिएबल लेंगे, मान लो एक x - 1, एक x + 1, 3 टर्म्स थी, इसलिए हमने इसको ऐसे बनाया कि x - 1 x + 1। देखो ये तीनों है ना कॉन्जिक्यूटिव, चेक करो। अगर मान लो x2 है तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, और 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो तीनों कॉन्जिक्यूटिव है ना, एक के बाद एक निरंतर आ रही है, तो हो गया x - 1 x और x + 1, 3 टर्म्स हमने ये ले ली, ठीक है। इंक्रीजिंग भी बोला था और इंक्रीज भी हो रहा है, ठीक है। x - 1 है फिर x है, मतलब x - 1 से x बड़ा है और x + 1 x से बड़ा है, तो मतलब जो आगे की टर्म्स चल रही हैं वो एक दूसरे से बड़ी है ना, तो इंक्रीजिंग एपी बोला था, वही चीज़ है इसमें, x - 1 x + 1, ठीक है। अब इनका जो सम बोला है वो क्या बोला है 51 है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ऑफ दिस इज 273। फर्स्ट मतलब x - 1 और मल्टीप्लाई क्या बोला है फर्स्ट एंड थर्ड ऑफ दीज इज 273, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। ये क्या थी सेकंड थी, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड को क्या किया मल्टीप्लाई, इसका जो प्रोडक्ट है वो है 273। अब बस इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को कैसे सॉल्व करोगे, इन दोनों को कैसे सॉल्व करोगे थोड़ा सा बता देता हूँ। अब x - 1 + x + x + 1 = 51 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -1 कट जाएगा, +1 से x x x 3x आ गए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 3x = 51, यहाँ से क्या है x की वैल्यू निकल आएगी, वो x की वैल्यू यहाँ रख देना, ठीक है। ऐसा ही है ना। इफ द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंक्रीजिंग एपी 51 है, ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ऑफ 273 है। हाँ ठीक तो है, ठीक है। तो फिर उसको यहाँ पे रख देना। 1 मिनट यार, कुछ गड़बड़ है क्या। इफ द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 51, अच्छा थर्ड टर्म बतानी है, हाँ x + 1 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ठीक है, तो ये है, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। मतलब ये था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को बताने का मेन मतलब ये था यार सॉल्व खुद करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को बताने का मेन मतलब ये था कि जैसे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और ये बताना था अगर इंक्रीजिंग एपी है तो क्या होगा, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं मतलब अगर 1 है 2 है 3 ऐसे चलेगी, 3 है 5 है 7 है ऐसे चलेंगी, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, इंक्रीजिंग एपी है ये है, और कैसे इसको करना है ये चीज़ है, ठीक है। तो सॉल्व खुद से कर लेना, बाकी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ क्योंकि 30 मिनट में उसको सॉल्व करके बोर्ड इतना बड़ा नहीं है बच्चा, ठीक है। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, वो भी इसी का है टेट वगैरह का। ये सारे क्वेश्चन इन्हीं के रहते हैं, बाकी ज़्यादातर एग्ज़ाम्स के नहीं हैं। बाकी पुलिस वगैरह में भी आए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे इतना नहीं आता है, उसमें थोड़ा ईजी वगैरह आता है। इफ द सम ऑफ मतलब हाँ इससे भी ईजी आता है। हाँ अब देखो एक क्वेश्चन ये है, ये सुपर टेट में आया है, लेकिन ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है और है वही क्वेश्चन जो इसका भी कराए हैं। क्या है, इफ़ द सम ऑफ 3 numbers in an AP is 9 and their product is is 24, then numbers are, ठीक है। थोड़ा घिच है लेकिन समझ लो, ठीक है। इतना समझ में आना चाहिए कि इफ़ द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एन एपी क्या दिया है 9 दिया है, 3 टर्म्स हैं एपी की, उनका जो सम है वो 9 है और जो प्रोडक्ट है वो 24 है। ऑप्शन में क्या क्या दिया है ये देखो, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करें। 2 4 6 पहला ऑप्शन है, दूसरा है 1 5 3, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है 2 8 4, ठीक है। चौथा ऑप्शन है 2 3
4। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें वो लोग चाहते हैं कि तुम अपना टाइम बर्बाद करो, एपी का फॉर्मूला लगाओ SN वाला। लगाओगे क्या? नहीं लगाओगे ना, क्या करना है लगा के? नहीं लगाएंगे, हमारा मन नहीं है लगाने का। ठीक है, इसमें ऐसे ही समझ में आ रही चीज़ें, लेकिन समझ में उसी को आएंगी जिसने क्वेश्चन इसके किए होंगे अच्छे खासे। ठीक है, तो इस पर क्या करना है, 1 मिनट। इस पर करना ये है बच्चा, इस पे क्या करेंगे, इस पे सबसे पहले क्वेश्चन देखा हमने, दिमाग पे आ रहा है यार इसमें सम लगाना पड़ेगा, लेकिन जब देखा हमने ऑप्शन, हमें लगा वाह ऑप्शन भी मतलब ऐसे ऐसे दे रखे हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं, हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। ऑप्शन में क्या बोला है कि सम जो होना चाहिए, सम ऑफ 3 नंबर 9 होना चाहिए। पहले ऑप्शन उठाओ, 6 4 10 2 12 कैंसिल। दूसरा ऑप्शन उठाओ, 5 3 8 1 9। पहली चीज़ तो फुलफिल कर रहा है, प्रोडक्ट क्या है 24, 5 3 15, 15 1 कम 15 खत्म। ठीक है, फिर है 2 8 4, 8 चको 32, यहाँ पे क्या है 24, यहीं से ख़त्म हो रहा है। अब प्लस भी करके देख लो, 8 4 12, 12 14। तो मतलब इनमें हम क्या कर रहे हैं ऑप्शन में, इन ऑप्शनों में हम पहले प्लस कर रहे हैं, देख रहे हैं 9 आ रहा है, नहीं आ रहा, फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई में क्या आना चाहिए 24। तो अगर किसी में 9 आ रहा है 24 नहीं आ रहा है, या किसी में 24 वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही, 9 वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड हो रही, तो ये तीनों ऑप्शन हो जाएंगे कैंसिल। अब लास्ट ऑप्शन में आओ, 2 5, 2 + 3, 2 + 3 5 + 4 9। पहली कंडीशन क्या थी, यही थी कि 9 आना चाहिए ऐड करने पे। मल्टीप्लाई करके देखो, 2 तियाँ 6 चौको 24, ये आ रहा है 24, तो बस हो गया। अब इसको उससे भी कर सकते थे, 3 तुम वही लेते x - 1 x + 1, ये इस तरह कुछ लेते, या कॉन्जिक्यूटिव नहीं दिया है तो तुम x लेके करते, कैसे भी करते उस तरह, वही वाले फॉर्म में लगते हैं सम वाले। ठीक है, लेकिन वो करने की हर जगह ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चे, जहाँ पे ऑप्शन से हो जाए हिट एंड ट्रायल मेथड, ये सबसे बेस्ट है। तो एक बार ऑप्शन में बेटा जरूर देखो, कोई भी मैथ का क्वेश्चन हो सबसे पहले एक बार ऑप्शन में देख लो। ऑप्शन में तभी तुम देखोगे जब तुमने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए होंगे, तुम्हें अच्छी खासी नॉलेज होगी इस टॉपिक को। ऐसे नहीं कि तुम डायरेक्ट ऑप्शन में, वो तुक्का वाला सीन नहीं होता, एक एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन होता है जो एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी होता है आना। ठीक है, तो उसके लिए बट ये ज़रूरी है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, ऐसे नहीं हिट एंड ट्रायल लगा सकते ना। अब इसी में ये ऐसे देख के तो तुम तुरंत शुरू कर देते, SN = ये 3 टर्म लेते और फिर लगाना शुरू, तो वैसे भी कर सकते थे। बट ये जो एलिमिनेशन ही दिमाग पे आया कि हम एलिमिनेट भी करके कर सकते हैं ऑप्शन को, ये तभी आएगा जब अच्छी खासी कमांड होगी AP में। ठीक है, तो अभी कितना टाइम है, एक क्वेश्चन और हो जाएगा ना, और देखते हैं कुछ। आज AP का लास्ट है बिल्कुल, ठीक है, इसके बाद AP नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 24, 21, 18 must be taken so that their sum is 78। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाउ मैनी टर्म्स, पहले तो पहली चीज़ समझ में आ गई हाउ मैनी। कल एक कॉन्सेप्ट बताया था हाउ मैनी, विच टर्म, इन सब जगह क्या यूज़ होता था, एन यूज़ होता था बच्चे। जैसे लिखा है कि विच टर्म, कौन सी टर्म, तो क्या निकालना है, मतलब एन निकालना है। यहाँ पे क्या दिया है हाउ मैनी, हाउ मैनी मतलब कितनी टर्म, मतलब जब भी क्वांटिटी की बात होगी तो हमेशा क्या निकालना होगा, एन निकालना होगा। तो यहाँ पे भी पता चल गया, कल वाला कॉन्सेप्ट इसमें पूरा यूज़ हो रहा है। ये चीज़ देख सकते हो यार कि मैं जो भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ मतलब कम टाइम का होता है लेकिन प्रोडक्टिव हो रहा है यार। देखो कल भी जो हाउ मैनी या विच ये चीज़ें जो बताई थी कॉन्सेप्ट, वो आज यूज़ हुए हैं। फिर दोनों फॉर्मूले से जो तीसरा फॉर्मूला बना उसके जो क्वेश्चंस कराए वो भी आए हुए हैं। तो चीज़ें कम बता रहे हैं, मतलब सॉर्ट आउट करके लाते हैं हम खुद ही कि क्या बताना है क्या काम का है। फालतू की पूरी रामायण या 4-5 क्लास कराने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुआ एन।
हाउ मैनी जैसे देखा तो ये चीज़ पता चल गई कि हमें n निकालना है। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP ये AP दी हुई है आपकी 24, 21, 18। तो A हो गया बच्चे आपका 24, D हो गया 21 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, अब A पता चल गया, D पता चल गया, निकालना क्या है ये हमें हाउ मैनी से पता चल गया था, क्वेश्चन मार्क। और जो सम है वो कितना है 78, सो दैट देयर सम इज मतलब SN जो दिया है वो 78 दिया। बचा क्या इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं बचा बच्चे। SN का फॉर्मूला लगा देना है। और SN का कौन वाला फॉर्मूला लगाओगे? SN का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? SN का तुम इसमें लगा दोनों सकते हो। अगर दूसरा वाला लगाओगे उसके लिए तुम्हें AN पहले निकालना पड़ेगा। AN क्योंकि डायरेक्टली तो इसमें पता है नहीं, SN पता है ना, AN थोड़ा ना पता है, तो इसलिए डायरेक्ट SN का मेन फॉर्मूला लगाओ। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला इस पर लगा दो बस। और यहाँ से क्या निकल आएगा? यहाँ से n निकल आएगा तुम्हारा। तो ये चीज़ें हैं कि हाउ मैनी टर्म्स मतलब n, विच टर्म मतलब n, या मतलब जब क्वांटिटी की बात होगी AP में जब भी, तो वो क्या पूछ रहा होगा? वो आपसे स्मॉल n पूछ रहा होगा। तो ये चीज़ें दिमाग में बैठा लो कि जैसे इस मतलब क्वांटिटी की जब भी बात हो रही है तो वो स्मॉल n पूछ रहा है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो होता है वो n और AN में होता है कि n दिया है कि AN दिया है। तो दो चीज़ें हैं, पहला तो यही है कि हाउ मैनी, विच, ये सब दिया हो तो n, और दूसरा ट्रिक ये है कि जो AN होगा वो जनरली आपकी बड़ी वैल्यू होगी, मतलब 2 डिजिट होगी या 3 डिजिट भी हो सकती है, बट n ज़्यादातर मैक्सिमम 2 डिजिट होगा, वो भी मैक्सिमम 20 तक ही होगा आई थिंक, क्योंकि इससे बड़ी AP देने का मतलब कि वो बहुत बड़ा ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा दिमाग पे ये तभी जाएंगी जब क्वेश्चंस करोगे तुम लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब यहीं पे विच भी कर सकता था, विच टर्म। ठीक है, तो ये जो सब चीज़ें हैं ये एक ही चीज़ सिग्निफाइज कर रही है, स्मॉल n। तो ये सब चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए आपको, आपके सॉरी। ठीक है बच्चे, तो ये AP का हमारा आई थिंक जितने कॉन्सेप्ट थे वो मैंने बता दिए हैं। क्वेश्चन भी लगभग मतलब 2-3 तरह के 4 तरह के करा दिए हैं जो टीचिंग एग्ज़ाम्स वगैरह में आते हैं। तो प्लीज़ जो लोग यूपी में वैकेंसी जैसे आने वाली है या जो भी है, या दिल्ली TSSB की तैयारी कर रहे हैं या जो भी है, तो टीचिंग से रिलेटेड तो इससे ज़्यादा नहीं आने वाला AP में। ठीक है, AP में आपको ये सफिशियंट है 3 लेक्चर, लेकिन हाँ कायदे से कॉन्सेप्ट के साथ देखो और क्वेश्चन करो। तब ये नहीं कि सिर्फ तुम इतना बस देख के सोचो, क्वेश्चन ना करो सिर्फ, तो फिर कोई गारंटी नहीं है। क्वेश्चन आपको खुद से करने होंगे, और क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो यार, नहीं तो पर्सनल अगर किसी के पास नंबर है तो वो करो। लेकिन सिर्फ ये कि सिर्फ देख के चले जाएंगे तो फिर मैं क्या कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। क्वेश्चंस करो अच्छे से। ठीक है, और आई थिंक हो गया AP में काफ़ी कुछ टीचिंग से, टीचिंग मतलब जितना लेवल है उसका, जितने आते हैं क्वेश्चन, तो प्राइमरी लेवल का। ठीक है, हाँ एक ये चीज़ ये भी है, प्राइमरी लेवल के हैं ज़्यादातर। जूनियर में आई थिंक थोड़ा सा बढ़ा देते हैं लेवल, इतना उसमें भी नहीं करते हैं, लेकिन आजकल कर सकते हैं क्योंकि वैकेंसीज़ का भी इशू है। बट मेन जो प्राइमरी वाले हैं वो मेन प्राइमरी के हैं ही हैं प्राइम, ये जो टीचिंग में। ठीक है, तो तुम लोग देखो यार इसको और शेयर वगैरह करो, सब्सक्राइब करो थोड़ा बहुत क्या, सब्सक्राइब तो करो, शेयर थोड़ा बहुत।